Good afternoon, sir. Very good afternoon. Well, you are coming for UPPCS interview. So, firstly, brief introduce yourself. Sir, my name is Satyendra. I have been born and brought up in Aligarh. I did my schooling from Aligarh Muslim University. I have done after that BTech in Computer Science and Engineering from Indian Institute of Technology, Patna. Thereafter, I did my MBA in Finance and Economics from Indian Institute of Management, Lucknow. After that, I worked for 3 years in a stock market firm in Mumbai. Currently, I am preparing for civil services and my optional subject is economics. Okay. You belongs to Ali district Aligarh. Yes, sir. Firstly, tell me something about Aligarh. What is the specialty of Aligarh? So, Aligarh is a western district in Uttar Pradesh. It is particularly famous for its lock industry. It is also called as Lock City. Also, it is known as education hub because of the existence of Aligarh Muslim University in Aligarh. और कोई ऐसी कुछ भी ऐसी स्पेशलिटी या जिस पे इकोनॉमी बेस्ड हो अलीगढ़ की ऐसी कोई चीज़? सर इकोनॉमी, सर अगर हम देखें वर्कफोर्स मोस्टली वहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड है। कुछ सेक्शन इंडस्ट्री में है और यहाँ पे लॉक्स के अलावा हार्डवेयर भी काफ़ी बनता है। ब्रास मेटल वर्क पे भी काफ़ी काम होता है और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो होती हैं जैसे पाइप्स, सॉकेट्स, स्विचेस, उनकी भी फैक्ट्रीज हैं अलीगढ़ में। तो अच्छा, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एएमयू से आपकी स्कूलिंग हुई है, तो आप ये बताइए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आधुनिक जो भारत की एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे क्या भूमिका निभाई है या क्या भूमिका में है, और सर सैयद अहमद खान का जो अ, सपना था वो क्या वास्तव में पूरा होता दिख रहा है या पूरा हो रहा है? आपको क्या लगता है? सर सैयद अहमद खान जी का एक सपना था कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है इंक्लूडिंग द मुस्लिम पॉपुलेशन वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल करे। तो सर हम जैसे देखते हैं कि अभी वहाँ पे जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका भी काफ़ी एजुकेशन की ओर उन्मुख हुई हैं। और सर सिर्फ अलीगढ़ में ही नहीं बल्कि देश व्याप्त से बहुत सारे लोग वहाँ पढ़ने आते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है। तो सर इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि हम सर सैयद अहमद खान जी के सपने को पूरे करने की ओर उन्मुख हैं और ये पूरा होता नज़र आ रहा है। ओके। अब ये बताइए, आप का बैकग्राउंड इंजीनियर रहा है, आपने आईआईटी पटना से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है कंप्यूटर साइंस में, तो फिर आपका यूपी पीसीएस या सिविल सर्विसेज आने का क्या मुख्य कारण रहा? बस कुछ स्पेशल चीज़ बताइए आप। सर जैसे मैं काम कर रहा था मुंबई में तो सर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैंने इतना सब कुछ रिसोर्सेज इंडिया की ली हैं। जैसे मैं आईआईटी से आईआईएम से पढ़ा हूँ, काफ़ी सब्सिडाइज्ड एजुकेशन होती है। तो सर मुझे लगा कि मुझे अपनी कंट्री को कुछ वापस देना चाहिए। सर अपनी जॉब में रह के मैं डायरेक्टली फील नहीं कर पा रहा था कि मैं जन देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। सर एक तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर था सर। दूसरा और इम्पॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर था कि सर डाइवर्सिटी ये जो जॉब है सर बहुत प्रोवाइड करती है। ये हमारी एज पे हमें डिसीजन तो मेकिंग। अब ये बताइए, आप देश के लिए मतलब कुछ खास क्या करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ अलग यूपीएससी में या सिविल सर्विस में आने के बाद आप? सर मेरा सर मेन मोटिव तो सर यही है कि जो हमारी सरकार जो पॉलिसीज़ बनाती है, जो लॉज बनाती है, उनका अच्छी तरह से पालन पालन हो ताकि जो तो हमारे। क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान में ब्यूरोक्रेट्स हैं या सिविल सर्वेंट है वो अच्छी तरह से सरकार की पॉलिसीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं, सर जो नहीं, आप अच्छी तरह से कर पाएंगे? नहीं सर ऐसा नहीं है सर। आज की जो अभी ब्यूरोक्रेट्स और सर अभी जो करंट सिविल सर्वेंट्स सर वो बहुत अच्छा पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर। मैं चाहता हूँ कि सर जैसे हमारी इंडिया एक इमर्जिंग इकनॉमी है सर, आगे आके एक बहुत बड़ा वर्ल्ड इकनॉमी रोल निभाएगी। तो सर मैं भी इसका एक पार्ट बनना चाहता हूँ सर। अभी जो हमारा ग्रोथ हो रहा है सर उसमें मैं भी थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन इस इस ज़रिए से कर ओके। सकूँ सर। आप आपका चलिए कोई बात नहीं, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक रहा है, इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स सर रहा है। जी। ओके। तो हम मुझे ये बताइए कि रिसेशन अगर अमेरिका में आता है तो उसका भारत में क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे वो भारत की इकोनॉमी को अफेक्ट करता है? जैसे हम पहले टू वे बैक वी विल लुक बिहाइंड वे बैक टू 2008 रिसेशन। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, हाउ इज अफेक्ट इंडियन इकोनॉमी? सर इसका दो तरह से प्रभाव पड़ता है सर।
एक तो सर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आता है सर, फॉरेन पोर्टफोलियोज़ के थ्रू या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, अगर सर बाहर यूएस में या किसी और बड़े देश में रिसेशन आता है तो वो इन्वेस्टमेंट अच्छा जल्दी से वापस चला जाएगा सर, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, स्टॉक मार्केट गिर जाएगी सर। सर दूसरा इसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमारी कुछ इंडियन कंपनीज भी हैं जो बाहर इन्वेस्ट करती हैं सर, अगर वहाँ पे सिनेरियो अच्छा नहीं रहता है तो सर वो भी उनको अपने इन्वेस्टमेंट में भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो सर इसका टू वे इफेक्ट है सर। तो इस वजह से सर हमारी इकोनॉमी में भी रिसेशन की ओर बढ़ने लगती है ओके। जब यूएस में आता है। अब ये बताइए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर जब बाहर के विदेशी लोग हमारी स्टॉक मार्केट्स में या कैपिटल मार्केट्स में सर इन्वेस्ट करते हैं, सर उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं सर। व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर कॉर्पोरेट्स को, क्योंकि हमारे भारत के अंदर वो रह के पैसा कमाते हैं सर, भारत की जनता के ज़रिए पैसा कमाते हैं, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती बनती है कि सोसाइटी को भी अपने मुनाफे का कुछ वापस करें। तो सर कंपनीज लॉ 2013 में 2% अपने प्रॉफिट का वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ देंगे सर। टेल मी वन थिंग, developing countries like India who calculates GDP, uh, national income through GDP, but so the developed country like USA they calculate their income through GNP. So what is the different and how why they calculate their national income through GNP? सर जीडीपी सर उन सब आउटपुट्स का कैलकुलेशन होता है जो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में बनते हैं, चाहे सर वो भारतीय नागरिकों ने किया हो या फिर बाहर के नागरिकों ने किया हो। सर जीएनपी में सिर्फ हमारे नागरिकों का ही हम आउटपुट लेते हैं सर, चाहे वो इंडिया में रह के उन्होंने किया हो या फिर बाहर किसी देश में किया हो। तो सर भारत, क्योंकि हमारे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट सर इंडिया के अंदर ही होते हैं, तो सर एक जीडीपी एक फेयर फिगर देता है सर जब। ओके, आप अभी बताइए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो स्कीम है उसके बारे में क्या जानते हैं? सर मुझे इसके बारे में सर थोड़ा बहुत आइडिया है सर, जैसे सोवरेन गोल्ड सर, जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदते हैं सर, वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स सरकार ने निकाले हैं जिसमें अपना पैसा लगा सकते हैं, जिनका जो रेट है सर वो गोल्ड के हिसाब से ही बढ़ेगा सर, तो इस वजह से उन्हें वही रिटर्न मिलेगा जो उन्हें गोल्ड से मिलता है। इट्स ओके। आप ये बताइए आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में? अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्या क्या प्रेफरेंस हैं आपकी और क्या आपको इस पोस्ट को आप लेना चाहेंगे? सर मेरी पहली प्रेफरेंस डिप्टी कलेक्टर की है सर, दूसरी प्रेफरेंस मैंने टैक्स ऑफिसर की भरी है सर, जी। तीसरी प्रेफरेंस मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की भरी है, और सर आगे भी यही प्रेफरेंसेस हैं जैसे म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चलिए, अगर आप सेलेक्ट होकर डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं तो देर इज़ अ प्रोग्राम implemented in your district or in your tehsil, so by WHO, World Health Organization, and there is some cases of corruption cases emerge, and you are the handling officer and you are the officer, but your senior officers convince you to that do not tell anything about the corruption because of the image, and the WHO fund will not be generated. So in that situation, what will your stance? You will inform the WHO or you will keep quiet as your senior officers directed you to not to tell them something? So what will your stance in that situation? सर क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए काम कर रहा हूँ, तो सर एक WHO एक एक्सटर्नल एजेंसी है, मैं सर मेरा कर्तव्य पहला ये हुआ कि अपने जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के में जो चैनल्स हैं, जो But माध्यम हैं। WHO is working for the benefit of your district level or tehsil levels. So some schemes for the rural and poor peoples they are just uh, implementing in your district. सो सर सर आई विल इन सर इन फर्स्ट केस आई विल इन्फॉर्म माई ओन सिस्टम, माई ओन कलीग्स, टू better manage the situation, to But get rid what of will the your corruption. decision in that situation? So I will inform the internal To channels whom only. you inform? You are the, I mean, that is happening all in your subdivision, and you are the head of the subdivisions. But your senior, like ADM or DM, district magistrate or district collector of your districts, in just, but you are the supreme in your tehsil. So what will your decision? The decision will be taken by you.
सर मैं देखूंगा कि अगर मेरे सबॉर्डिनेट्स उस करप्शन में इन्वॉल्व हैं तो मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लूँ। और सर साथ ही में सर अब अगर मेरे सीनियर्स भी अगर मना करते हैं करप्शन को एक्सपोज ना करने के लिए, तो सर मैं उनसे कहूँगा कि ये सही रास्ता नहीं है। लॉन्ग टर्म में हमारी देश की छवि को इससे नुकसान होगा। फर्दर WHO इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो सर मैं उनके ज़रिए ये बात रेज़ करूँगा और चाहूँगा कि वो भी इसका संज्ञान लें और कार्रवाई करें। It's okay. You belong to Uttar Pradesh. So tell me about how many districts or which are the districts that are the part of NCR, National Capital Region. सर Can you name? सर नेशनल कैपिटल रीजन में सर उत्तर प्रदेश की सर शामली डिस्ट्रिक्ट है, सर बागपत डिस्ट्रिक्ट है, सर गाज़ियाबाद है, सर सर गौतम बुद्ध नगर है, और सर सर आई एम नॉट श्योर बुलंदशहर भी है सर। बुलंदशहर भी है, अलीगढ़, मथुरा, सर आगरा? अलीगढ़ नहीं सर, अलीगढ़ नहीं नहीं, है सर। आगरा, मथुरा, आगरा मथुरा भी नहीं है सर। फिरोजाबाद वगैरह? नहीं सर, ये नहीं। नहीं सर, ये सब नहीं है सर। ओके, तो चलिए एक सिचुएशन है आपके लिए। आप ये बताइए, आप यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड you will have to choose national security advisor, NSA. So you have an option to choose them. You have three options. You will have to choose IFS officer, IPS officer, or IAS officers. So what will your decision regarding this? You will have to choose among them, IFS or IAS or IPS for national security advisor. सर तीनों ही जो सेवाएं हैं सर वो उच्च उच्च पदवी की हैं सर। तीनों ही में अपनी एक्सपर्टीज़ है। लेकिन सर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सर, क्योंकि वो सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, तो सर मुझे लगता है कि इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होगी और सर बेटर तरीके से उसको निभा सकते हैं। तो सर मैं IPS को चूज़ करूँगा। तो ब्रजेश मिश्रा, शिवशंकर मेनन, ये तो IFS ऑफिसर्स हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं। तो फिर क्या प्रधानमंत्री ने गलती कर दी या वो उनका निर्णय गलत था? सर ऐसा नहीं है सर। सर उस समय जब श्री ब्रजेश मिश्रा को चूज़ किया गया तब सर हमारा पाकिस्तान से बहुत सर फॉरेन पॉलिसीज़ पे काफ़ी सर टकराव चल रहा था। तो सर उस समय में IFS ऑफिसर्स को चूज़ करना बेटर था। अभी सर हम सर अनकन्वेंशनल वेज अपनाई जा रही हैं, जैसे टेररिस्ट आ रहे हैं सर, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है सर, तो बहुत सारी अनकन्वेंशनल वेज हैं। तो सर तो अभी के सिनेरियो को देखते हुए IPS आई थिंक तो भी। IPS आपको लगता है मतलब चूज़ होना चाहिए। तो आप ये बताइए, आप इंजीनियर बैकग्राउंड के हैं, जी सर। तो आपको नहीं लगता कि आपको इंडियन जो इंजीनियरिंग सर्विस है उसमें जाना चाहिए, ना कि आप सिविल सर्विसेज में? सर ये अगर आप ऐसे सोचते हैं तो। सर सर अगर सर सर क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो सर इंजीनियरिंग सर्विसेज में सर कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन नहीं है। अगर सर होता तो मैं ज़रूर ट्राई करता सर। ओके, थैंक यू। चलिए, आप बाहर जो उत्तर प्रदेश की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स उत्तर प्रदेश में हैं? बिकॉज ऑफ द देर आर population, large populations, but the situation of UP and the economic development or welfare, they are not satisfactory. So what do you think, and how you solve if you are appointed as district magistrate in Uttar Pradesh or some districts? सर मुझे जो लगता है सर, उत्तर प्रदेश की एक मेन प्रॉब्लम है सर कि बहुत डिस्पैरिटी है सर डेवलपमेंट में सर। सर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश काफ़ी डेवलप्ड है सर एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बुंदेलखंड रीजन। तो सर मैं कोशिश करूँगा कि इस डिस्पैरिटी को कम कम किया जाए और एक यूनिफॉर्म ग्रोथ की ओर बढ़ा जाए। तो सर प्रायोरिटी, अगर सर मैं किसी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ तो सर मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ के जो यूथ हैं सर, क्योंकि हमारी हमारी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूथ हमारी स्टेट में ही है, तो सर वहाँ के यूथों को स्किल प्रोवाइड की जाए, उन्हें सर एजुकेशन दी जाए जो कि उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे पाए। सर इससे पावर्टी भी रिड्यूस होगी और सर हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इट्स ओके। आप ये बताइए, स्पेस एक्सप्लोरेशन जो इंडिया की है इस टाइम वर्तमान में, उससे उसके बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं? सर अभी सर हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स बाय इंडिया। सर जो हमारी मुख्य स्पेस एजेंसी है सर इसरो, सर वो सर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काफ़ी प्रोग्राम चला रही है सर। जैसे चंद्रयान 1 एंड 2 लॉन्च किया गया था स्पेस मून को एक्सप्लोर करने के लिए। सर हमारा
सर एक आर्यभट्टा सैटेलाइट भी है जो कि सर एक्सटर्नल बॉडीज़ को देखता है सर। और सर मार्स ऑर्बिटर मिशन भी था जो कि मार्स के बारे में जानकारी लेने के लिए था। तो सर हम हमारी गति काफ़ी अच्छी है सर, और इमर्जिंग स्टेट से कंपैरिजन में जब हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर देखते हैं। ओके, there is a in debate before 2 3 or 5 years back, or especially when there was a conflict with Pakistan, or Uri or surgical strike that was happened. There was no first use policy, so it was in news. So India has adopted no first policy yet or not? सर इंडिया इज़ फॉलोइंग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी with respect to its So, nuclear so my weapons. question is for you, that should India go for adopting no first use policy, or they should remain uh, with whatever they have chosen by the first Prime Minister, by Pandit Jawaharlal Nehru? सर मुझे लगता है कि सर नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे ही हमें कायम रहना चाहिए, क्योंकि सर ये हमारी हमें एक इंटरनेशनल इमेज बनानी है अपनी कंट्री की। और सर एक पीसफुल स्टेट ही आगे प्रॉस्पर कर सकता है। अगर सर हम इस नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को ना अपनाएं तो सर एक पूरे विश्व में सर हमारी इंडिया का ऐसे एक गलत इमेज जाएगी सर कि हम वॉयलेंस को प्रमोट कर वॉयलेंस की ओर हम अ, आगे बढ़ रहे हैं सर। सर जबकि हमारे हमारे देश में ही सर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ सर, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो सर हमारी कोर में सर अहिंसा का पार्ट है। तो सर हमें नो फर्स्ट यूज़ Okay, पॉलिसी ही okay. अपनानी चाहिए। Tell me about BRI, Belt and Road Initiatives, that is initiative by China. So how it affects the Indian foreign policy? सर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सर को चाइना का सर इनिशिएटिव है सर, सारी काफ़ी कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए। तो सर जो सर थ्रू बीआरआई सर चाइना छोटी छोटी जो इंडिया के नेबर्स हैं सर, जैसे सर हम ले सकते हैं श्रीलंका, मालदीव्स और सर म्यांमार। तो सर इनमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डाल रहा है सर। सर और सर एक डेट की तरह उनको लोन्स दे रहा है। तो सर जिससे कि सर ये जो कंट्रीज़ हैं हमारे नेबर सर, ये चाइना की ओर उन्मुख होते जा रहे हैं। लेकिन सर ये कंट्रीज़ भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो डेट पॉलिसी है चाइना की वो एक तरह से डेट ट्रैप है सर। तो अगर वो भी अब इस बात को देख रहे हैं कि ये चाइना अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाने की एक कोशिश है बीआरआई के थ्रू, तो सर वो So there is any covert containment to China by India? Any initiative, or you will you rename or name any other scheme or policy or initiative by India, covert containment to China? सर हम सर सर वी आर इंडिया इज़ फॉलोइंग अप इज़ जॉइनिंग क्वाड सर, विच इज़ अ यूनियन ऑफ 4 कंट्रीज़, यूके, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया to it is not directly, not specifically mentioned that it is to contain China, but covertly we were wanting to limit China's uh, annexation policies in the south South China Sea. So this is one such initiative, sir. Also, we are focusing on Act East policy, through which we are building good relations with Southeast Asian countries. So I think these two are a covert form of initiatives by India. Continue. What is Western disturbance in the Indian climate? सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सर एक टेम्परेट साइक्लोन्स होती हैं जो कि सर विंटर सीजन सर जो दिसंबर जो टाइम होता है सर उसमें सर मेडिटेरियन सी की तरफ से आती हैं। तो सर जब ये हिमालयस को स्ट्राइक करती हैं तो सर ये नॉर्दर्न पार्ट्स में रेनफॉल लाती है सर, जैसे अभी हो रही है। Okay. Uh, what is the relevance of Tibetan Plateau in regards Indian climate? सर हमारा जो मानसून है सर, जो सर वो तिब्बतन प्लेटू का काफ़ी रोल है उसको लाने में सर। हम एक सर सर वेस्टर्न ईस्टर्ली सब सर वेस्टर्न जेट स्ट्रीम आती है सर जो तिब्बतन प्लेटू के ऊपर से सर रिवॉल्व होकर सर उसकी एक स्ट्राइक एक ब्रांच सर एज ईस्टर्न जैस ईस्टर्न जेट स्ट्रीम की तरह इंडियन प्लेटू के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आती है, जो कि बस्ट ऑफ मानसून करती है। तो सर तिब्बत प्लेटू का काफ़ी रोल है मानसून को लाने के लिए। And role of Himalayas? सर जब ये ईस्टर्ली विंड साउथ वेस्ट मानसून जब हिमालयस को स्ट्राइक करते हैं तो सर जो उनमें मॉइस्चर होता है सर वो
सर हट जाता है सर, वो सर मतलब वो हट जाता है तो सर तो जिससे हमारी रेनफॉल होती है सर नॉर्दर्न इंडिया में, और सर मानसून जो रेनफॉल आती है वो। Okay. Do you know something about Teesta River dispute? सर यस सर, इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन ऑन द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ तीस्ता बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। And what do you know about? So, so Teesta is a tributary of Ganga River, which joins it in Bangladesh. So Bangladesh is saying that they want more of the share of Teesta River uh, for their crops in the northeastern Bangladesh, whereas our one state West Bengal is opposing this, that any more further sharing of Teesta River with Bangladesh will deprive the farmers of West Bengal of the water for the growth, for the cultivation of crops. Do you know about Ramsar sites? Yes, sir. What? So Ramsar sites are wetlands which are internationally recognized by Ramsar Convention. How many in UP? Sir, UP, sir, recently six has added to earlier four, so I think 10 wetland sites are there in UP. Are you sure? So, sir, as far I know, sir, 10 are the wetland sites in UP. Okay. Tell me about a dispute between India and China regarding Northeast, or especially the region of Arunachal Pradesh. So, do you know about historical uh, something about that? Sir, there is sir one Tawang region in Arunachal Pradesh. Sir, so China is claiming that Tawang region belongs to China, and so the dispute is over the Tawang Valley and Tawang region, which China claims to be its part, but India says that it is a part of Arunachal Pradesh state of our country. So, Do you know about what is happening uh, nowadays between India and Iran? So, do you have any information regarding that? Sir, we were earlier in a partnership with Iran to build the Chabar port, and also our rail link connectivity from Iran to Afghanistan. But So, what has happened with that project? And India has to build something there. sir, because of sanctions from US under CARTSA Act, so India cannot invest further more in the Chabar port. So there are delays of some sorts in investment. So Iran is saying that they will develop it themselves, and India Do will you not. think India is in under the pressure of USA regarding the relationship with Iran or not? Sir, so I think India is a sovereign country, so it whatever decision it takes in Iran is in consideration of its national interests. So I think India is not in pressure, but it is protecting its strategic interests with respect to both Iran and US. So though there are delays because of the some sanctions, but we are engaging again with Iran on these issues. चलिए कुछ फैक्ट पे बात करते हैं। अभी बताइए कि जो एम्बुलेंस है उसका नंबर क्या होता है? सर एम्बुलेंस का सर नंबर 108 होता है सर। श्योर? सर आई एम श्योर सर। एंड वुमेन हेल्पलाइन? सर वुमेन हेल्पलाइन इज 1091। एंड पुलिस पुलिस इज कंट्रोल? सर 112 इन यूपी। अभी बताइए उत्तर प्रदेश विधान सभा उसके जो लीडर होते हैं अभी वर्तमान में कौन है? सर सॉरी सर, आई हैव हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर इन यूपी? सॉरी सर, आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दिस। आई विल फर्दर रीड ऑन दिस सर। ओके, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि अभी वर्तमान में जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छवि है भारतीय विदेश नीति के तहत, तो मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की पॉलिसी में आप क्या अंतर पाते हैं, या क्या वो उनके जो पैथ जो ड्रीम्स है उसको फुलफिलिंग करने की तरफ चाह रहे हैं, या दे आर मेकिंग सम सेपरेट पॉलिसीज? सर जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी सर, वो मोस्टली सर आइडियलिज्म की ओर थी सर।
हम सर डिसआर्मामेंट के बारे में बात करते थे, हम सर डीकोलोनाइजेशन के बारे में बात करते थे और एंटी अपार्थाइड के बारे में बात करते थे। तो सर सिनेरियोज़ काफ़ी चेंज हो गया है सर, क्योंकि पहले सर कोल्ड वॉर सिनेरियोज़ था सर, जहाँ पे वेस्टर्न एंड रशियन कंट्रीज़ थी सर, यूएसएसआर था सर। अभी सर फॉल ऑफ यूएसएसआर से द circumstances has changed, so India has also adopted a pragmatic role, and more so in the terms of current Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I think we are more pragmatic now. We are looking things more realistically, and engaging more on multi fronts such as trade, connectivity, commerce, beside the security engagement. So from idealism to pragmatism. आप ये बताइए, अगर प्रधानमंत्री का ऑफिस अचानक खाली हो जाए बिकॉज ऑफ द सेवरल मे बी, तो क्या उपराष्ट्रपति को रिमेनिंग जो टर्म बचा हुआ है उसके लिए उन्हें पूरे रिमेनिंग टर्म के लिए बना देना चाहिए, ताकि भारत का फंड और री इलेक्शन में जो खर्चा होगा और जो हैपनिंग चीज़ें होंगी, तो उससे बचने के लिए क्या भारत को ऐसा करना चाहिए कि उपराष्ट्रपति को पूरे रिमेनिंग टर्म्स के लिए राष्ट्रपति बना देना चाहिए? सर अगर राष्ट्रपति का देहांत हो जाता है, ऐसा मतलब सीट से हट जाते हैं, तब सर 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 करंट सिस्टम में सर राष्ट्रपति सर मतलब जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आते तब तक हैं सर, तब तक प्रेसिडेंट रहते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हमें ना करवाना हो री इलेक्शन राष्ट्रपति का, हम रिमेनिंग जो टर्म उनका बचा हुआ है, वाट एवर द टर्म इज रिमेनिंग, तो क्या उपराष्ट्रपति उस टर्म के लिए बने रहने चाहिए? क्या वो भारतीय जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके लिए सही है या गलत है, और आप क्या आंकते हैं इस चीज़ को? सर मेरे ओपिनियन में सर, क्योंकि राज्यसभा के जो सर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, तो अगर सर उनको हम प्रेसिडेंट का दायित्व दे देंगे रिमेनिंग टर्म के लिए, तो सर जो कार्य होता है सर राज्यसभा का, वो सर ठीक ढंग से शायद ना चल पाए। तो सर मुझे नहीं लगता कि रिमेनिंग टर्म के लिए उपराष्ट्रपति को प्रेसिडेंट बना देना चाहिए सर। एक जैसे अभी करंट व्यवस्था है कि सर एक नया इलेक्शन होना चाहिए 6 महीने के अंदर, तो सर ठीक है। अब ये बताइए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है डिफरेंट क्या होता है हमें, क्या मतलब वो कैसे चुने जाते हैं, क्या डिफरेंट है कुछ? सर राष्ट्रपति जी के चुनाव में सर जितने भी इलेक्टेड एमएलएज होते हैं और इलेक्टेड एमपीज होते हैं, वो सब वोट करते हैं सर प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम के थ्रू सर। जबकि उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में सर सिर्फ एमपीज जो होते हैं हमारे राज्यसभा और लोकसभा के, सर चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, सभी वोट करते हैं। जबकि प्रेसिडेंट जी के चुनाव में नॉमिनेटेड वोट नहीं करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेशन जो होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एंटायर स्टेट्स और सबकी होती है, स्टेट्स को और इंडिया एज ए वोल, बट उपराष्ट्रपति का अलग मतलब इलेक्शन होता है? सर हमारे जो राष्ट्रपति हैं सर, उनको सारी होल्डर माना गया है सर, सारी स्टेट्स और पूरी इंडिया का। अब ये बताइए, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? सर जुडिशियल एक्टिविज्म सर जब जो हमारी जुडिशरी है वो अगर अपने जो जुडिशियल जो उनका सर जो जो दायरा है जुडिशियल एक्टिविटीज़ का, उसको छोड़कर अगर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में भी या फिर लेजिस्लेटिव डिसीजंस में भी अपनी इनपुट दे या फिर हस्तक्षेप करे, तो उसे जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। पीआईएल के बारे में बताइए कुछ। सर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सर, ये सर एक तरीका है जिससे हमारे जो समाज का कोई भी तबका है सर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उनको एक न्याय मिल सके सर हाईएस्ट जुडिशरी में सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो सर ये एक न्याय को सर, न्याय व्यवस्था को हमारे हर तबके तक पहुंचाने का कार्य करता है सर। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या इस कानून ने आम जनता को, आम लोगों को, उनकी पहुंच को टुवर्ड्स द गवर्नमेंट और समथिंग स्कीम्स रिलेटिंग टू दैट सम स्कीम्स, क्या उसकी पहुंच को आसान बना दिया है? आपको क्या लगता है आरटीआई ने? सर मुझे लगता है कि आरटीआई ने पहुंच को आसान बना दिया है सर, क्योंकि सर हम देखते हैं कि देश के छोटे छोटे हिस्सों से भी लोग आरटीआई जान के जो उनको बेनिफिट्स मिलने थे उनकी जानकारी लेते हैं, या फिर अगर उनका कोई काम फंसा पड़ा है किसी लेवल पे,
तो जानते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो सर इसने सर हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है सर उसको हर इंसान तक पहुंचाने का काम किया है। इंफॉर्मेशन से ही पावर आती है सर, और आरटीआई ने पावर लोगों को देने की पहल की है सर आरटीआई से। तो सर मुझे लगता है पहुंचाया है। Okay. So thank you very much for your interview. So good luck and best of luck for your interview actually in UPPCS, and probably going to be held on maybe in February. So only 1 month is remaining. So try to do your best. Good luck. थैंक यू सर, आई विल डू माई बेस्ट। एक्चुअली फीडबैक में मैं बताना चाहूँगा, आपका जो लिटिल इंट्रोडक्शन जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप जो पोस्ट ले रहे हैं इंट्रोडक्शन में, वो पोस्ट इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। आप एक स्मूथ और एक रिदमिक इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, शॉर्ट करें, बिल्कुल ब्रीफ में आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, और वो रिदमिक होना चाहिए। आप उसमें इतना पोस्ट ले रहे हैं ना आप, तो इम्प्रेशन ऐसा लगता है कि इंट्रोडक्शन में ही आप इतना पोस्ट ले रहे हैं या सोच रहे हैं, तो आप खुद के बारे में आप इतना सोच रहे हैं मतलब बताने के लिए वो। दूसरा एक बात, जब हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे थे कि अब अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैंने कुछ इमेंस पर्सनैलिटी का नाम लिया, शिवशंकर मेनन और ब्रजेश मिश्रा जी जो IFS हैं। तो उसमें मैं तो बॉस हूँ, आई एम द इंटरव्यूअर, आई एम द बॉस, तो मैंने डायरेक्ट उनका नाम लिया, ब्रजेश मिश्रा या शिवशंकर मेनन। तो आपको ऐसी इमेंस और ग्रेट पर्सनैलिटी, NSA जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है लगभग, तो उनके नाम के प्रीफिक्स आपको ऑनरेबल या श्री ऐसा करके मतलब होने चाहिए। इंटरव्यूअर्स आपको इस तरह से मतलब घुमा सकते हैं कि आपको, वो तो बॉस हैं, वो तो आपको डायरेक्ट नाम लेंगे, पर आपको भी उसकी तरह नहीं लेना है, जहाँ तक मुझे लगता है। आपको प्रीफिक्सेस, ऑनरेबल जो पर्सन है, जो रेस्पेक्टेबल पर्सन है, उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, ऐसा लगता है। बाकी आपका जो फैक्चुअल चीज़ें हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं अटैम्प्ट कर रहे हैं। ओवरऑल चीज़ें आपने क्वेश्चंस या जो ज़्यादातर जो भी था वो अटैम्प्ट अच्छी तरह से किया है, या आप हर चीज़ पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बोल पा रहे हैं, या आपको नॉलेज है, और आप एक्सप्रेशन जो कर रहे हैं। दूसरा एक्सप्रेशन की मैं बात बताऊँगा। एक्सप्रेशन में ये कि आपका जो लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा बहुत ज़्यादा धीमा हो रहे हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं, बट एक रिदम होता है ना, बीच का जो पैथ होता है, वो आपको मतलब इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी आपके इंटरव्यू में लगभग 1 महीना है, तो वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये मैं कहना चाहूँगा। और जो आपका अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, बट आपका जो दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं लग रहा है। यू शुड बी ट्राई टू सिट लाइक इंजीनियर। यू आर, आफ्टर ऑल, यू हैव ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड सच ए इमेंस इंस्टीट्यूशन IIT पटना। सो यू आर इंजीनियर बैकग्राउंड, और इंजीनियर लोग ऐसे नहीं बैठते, थोड़ा अच्छी तरह से, और आप जॉब भी किए, तो आई थिंक आपको पर्सनैलिटी में वो चीज़ शो होनी चाहिए कि यू हैव द qualities what are required for being a successful or a perfect civil servant। तो ये चीज़ें मैं आपको, मुझे लगता है, इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी गुड लक फॉर UPPCS इंटरव्यू, एंड यू हैव ऑल्सो done your BPSC which 60 what 64th BPSC final, you have done your interview on 10th of December 2020। okay, so hopefully that result will be in your favor, and good luck for UPPCS। hopefully you will be deputy collector। Thank you, sir. I will try my best, sir.